ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ चिट्ठी भी लिखी गई है। साडे नाल मौजूद ने संदीप दीक्षित ने जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। सर, एक आरोप तुसी लगाया जी, है जी। कि आरोप की है सर। देखिए, ऐसा है, ये खबर मुझे करीबन 10-12 दिन पहले मिली और इसके बाद थोड़ा-सा पता करके जितना हो सकता था मैंने देखा। खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली में कोई एनजीओ है जिसके साथ ये लोग काम किया करते थे। अब ये इनकी है, सिसोदिया जी की है, किसकी है ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ ये काम करते थे। और इन्होंने आरटीआई, आपको याद होगा, इन्होंने अपने आप को आरटीआई का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बना रखा था। उसमें इन्होंने यूएनडीपी एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसकी है, वो एनजीओ को भी पैसा देती है तमाम कल्याणकारी काम करने के लिए। उससे इन्होंने कुछ फंड लिया। अब कितना फंड है क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन काफी हद तक फंड रहा एक होगा। भी गल है सर। जी, ये बात है 2003, 4, 5 की होगी, 5 या 6। तो ये यूएनडीपी ने एक ऑडिट करवाया। ऑडिट 2006 में निकल कर आया और ऑडिट में इनका जो छोटा सा काम था उसमें 32 के करीब गड़बड़ियां पाई गई और बड़ी गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट आज भी जानते होंगे, जैसे विनोद राय ने 2G की ऑडिट की थी और चीज़ों की ऑडिट की थी। तो ये एक बड़ी गंभीर रिपोर्ट निकल कर आई और उसमें बाकी डिटेल्स क्या हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट देखी हुई है उसने मुझे बताया कि इसमें बहुत गंभीर आरोप थे। और एक विशेष आरोप उसने उल्लेख किया कि ये पता किया कि इनको 55-56 लाख के करीब पैसा जो मिला था वो गबन किया इसने। मतलब इस्तेमाल कहीं करना था, इस्तेमाल कहीं और किया। आप भी मैम बजट जानते हैं, जैसे हमको गाड़ी के लिए 5 रुपए मिलते हैं, तनख्वाह के लिए 10 रुपए मिलते हैं, से किताबें छापने के लिए 20 रुपए मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, और चीज़ों का मेल मिलाप करके फ्रॉड बिल बना के जो भी किया होगा उसको 55-56 लाख रुपया इसने साइफन ऑफ कर दिया। ये पकड़े गए। ऑडिट रिपोर्ट ने इसको रेखांकित किया, सुना है, इनको बुलाया गया। इन्होंने दुनिया भर की कहानी सुनाई कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ। उनका ऑनेस्ट कुछ नहीं, ये प्रूफ है। तो इसने वापस किए पैसे। वापस पैसे किए ही प्रूफ होता मैम। सीधी बात है मैम, मैं आपके घर आऊँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपके घर में सामने जेवर पड़ा हूँ, चुपचाप जेब में डाल के भाग जाऊँ, आपको पता चले कि संदीप ने चोरी किया, आप मेरे घर आके कहो मेरा जेवर वापस करो, मैं वापस कर दूं, तो चोरी हुई ना। अगर यही चीज अगर इसने सरकार में की होती तो सरकार में इसको पेनल्टी भी पड़ती, ये जॉब से डिसमिस भी होता और जेल भी जाता। तो मेरा ये कहना है कि यूएनडीपी का पैसा संयुक्त राष्ट्र संगठन का पैसा है, हम उसके सदस्य हैं, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जमीन पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, इसलिए मैंने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें इंक्वायरी करिए। और अगर ये पाया जाता है, और मैंने साफ साफ कहा है कि जो मुझे जानकारी मिली है सही है तो इस पर केस करिए, और गलती है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिक्कत वो दिक्कत नहीं है कि सही है या गलत है। मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर बात है। जिस आदमी के पास जब कोई सत्ता नहीं थी, जब वो एक एनजीओ में काम कर रहा था, अपनी सेवा बेच रहा था, तब अगर उसने 50-60 लाख रुपए तक का हेरा फेरी करने की उसमें हिम्मत है, तो आज वो क्या कर रहा होगा ये बात सोची भी नहीं जा सकती। संदीप जी, पैसे कद वापस किते? नहीं, करवाए गए थे। कब? हाँ, इसने अपने आप से जाके नहीं की। मैम एक होता चलो गलती हो गई, ठीक है, मैं गलती से आपका जेवरात ले आया, घर आया, देखा अरे यार मैम का जेवर आया, फौरन फोन किया, भाई साहब गलती आ गई, वापस वाह। और बल्कि जब ये पकड़ा गया तो ये अधिकारी बताता है कि इसने प्रोटेस्ट किया, 10 कहानियां सुनाई, लेकिन जब यूएनडीपी ने कहा कि नहीं आपको देना पड़ेगा, तब इसने वापस किया। इसका मतलब है चोरी पकड़े जाने पर भी इसने इस बात को एडमिट नहीं किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि देखिए हमारे पास दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार इस समय कितने भयानक भ्रष्टाचार के दौर में घूम रही है, इसकी हमें खबरें मिल रही हैं, वो अलग बात है। उसलिए वो आरोप लगाए आदमी, तभी आरोप लगाने चाहिए जब कोई तथ्य सामने आए, वो अलग कहानियां हैं। लेकिन इसमें तथ्य हैं और इसलिए मैंने सीबीआई से कहा है इसकी दिल्ली, और इसमें क्या है, एक जो अधिकारी है जो दिल्ली सरकार के उसमें हैंडल करते थे, सिर्फ उनका नाम मैं नहीं जानता। जो यूएनडीपी में अधिकारी हैं, पता नहीं शायद वो चिट्ठी आपने देखी कि नहीं, उसमें उनका नाम है। जो जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में इसमें थे उनका नाम है। जिन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट्स देखी थी, इस आदमी ने ये भी बताया कि 8 रिपोर्ट बनी थी, उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट बनी थी, उसके बाद पूरा सिस्टम उसने मुझे बताया। तो जब आदमी ने पूरा सिस्टम इतने क्लियरली एक्सप्लेन किया तो साफ है कि जो वो बात कह रहा था सच है। इसलिए मैं आज कहता हूँ इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैडम एक और बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का भी था और सारी फाइलें, सारे कागजात दिल्ली सरकार की आरटीआई या जीएडी सेल में होंगे, तो अगर ये आदमी मुख्यमंत्री बना रहा, और क्योंकि मनीष सिसोदिया भी उस संगठन से संबंधित थे, वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर बने रहे,
तो ये लोग गायब भी कर सकते हैं कागज, सबूत भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए अगर इंक्वायरी होती है तो इन्हें भी हटना पड़ेगा। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈ जी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਨੀ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ग्रेड ਈਡੀ रेड ਰੇਡ ਪਈ हाँ हाँ। ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦ VOTING ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ जी ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕਰ ਆ जी ਰਹੇ ਹੋ मैम, दो पार्ट क्या हुआ। मैं तो पंजाब की पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से पॉलिटिशियन हूँ और ऐसे भी सेमी रिटायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन जब दिल्ली से मैंने सुना कि ये बार बार पंजाब मॉडल की बात कर रहा है, पंजाब और यही नहीं उत्तराखंड में, गोवा में, तो मैंने अपनी तरफ से जो इसकी विकास की खोखलापन है उसकी मैं वीडियोस बनाने शुरू किए। शिक्षा पर, फाइनेंस पर, पैसे पे करीबन 8-10 मैंने बनाए और पिछले 25-30 दिन से उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। मेरा सीमित दायरा है, ज़्यादा लोग मुझे सुनते देखते नहीं, बस जितने भी लोग देखते होंगे। तो करीबन 10-12 दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैंने आपको मेंशन किया जो यूएनडीपी से संबंधित था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज सोर्स है, अगर सीबीआई मांगनेगी तो मैं उनको सोर्स बता दूंगा। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र का एक और भी बड़ा कमज़ोर पहलू है, उस पर भी आप इन्वेस्टिगेट करो। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये सारे डिटेल्स दिए। फिर मैंने 10-12 दिन से इस पे काम किया और जब काम किया, जब मुझे पता चला कि नहीं ये पूरा रेलेवेंट है, तो मैंने इसको आज बताया। मैम, इसकी खबर अगर मुझे बहुत पहले होती तो मैं तो पहले बताता, क्योंकि आखिरी 2-3 दिन में वो पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलता। अगर आप पॉलिटिकल एडवांटेज की भी बात करें तो मैं तो इसको, बल्कि इसमें अगर इंक्वायरी 2-3 महीने पहले हो जाती तो आज शायद इस हालत में भी नहीं होता कि ये चुनाव लड़ पाता। तो आई डोंट थिंक इसमें टाइमिंग ही इशू है और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे खबर मिली, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि फ्रॉड कागज, जैसे शीला जी के खिलाफ ये कागज लेके घूमता था, जो बाद में पता चला कि केवल पेपर की कटिंग है और इसके पास एक लाइन भी सबूत नहीं निकली हमारी सरकार के खिलाफ। मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि उस तरीके के फ्रॉड कागज लेके घूमूं। मैं भी एक यूएनडीपी की रिपोर्ट लहरा सकता था, बड़ी कन्विंसिंग होती है लोगों के सामने, लेकिन मैंने जब इल्ज़ाम लगाया है गंभीरता से लगाया है और जैसे मैंने कहा है गलत निकलेगा तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा और अगर सही निकले तो उस पर केस चले। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? देखिए ऐसा है, फ्री भी तो सबसे सरकार के लिए आसान होता है, कर दो जी। विकास नहीं करना, जैसे दिल्ली है, हमारे यहाँ एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना पिछले 7 साल में। हमारे यहाँ 6,000 बसें होती थी, वो 3,000 हो गई। हमारे यहाँ 36 अस्पताल थे, एक भी नया नहीं बना। हमारे यहाँ 11,000 बेड थे, कम से कम मुश्किल से इस समय 18-20 हज़ार हो जाने थे, 12,000 बने, तभी दिल्ली में वो भयानक कांड हुआ कोविड का। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी विकास का नया, हमारे यहाँ पानी की जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो एक नहीं बढ़े, हमारे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे वो नया नहीं बढ़ा और दिल्ली की तो आबादी बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के पहले नहीं बनेगा तो हम भयानक स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसने वो सब काम नहीं किया, पर दिल्ली में फिर भी क्योंकि इतना काम शीला जी कर गई थी और हम लोग को मालूम था कि 2028-30 तक काम कर चुके हैं, तो कम से कम वो जो आज इसने किया है दिल्ली को, वो आज नहीं दिख रहा है, वो दिक्कत कल दिखेगी। लेकिन आपके पंजाब में क्या है कि आपके पंजाब में आज भी विकास की बहुत आवश्यकताएं हैं और दिल्ली का बजट में बिल्कुल अलग है। जैसे ये आपने सुना होगा, बार बार कहता है कि साहब मैंने फायदे का दिल्ली कर दिया ना, मेरी प्रॉफिट आती है। सही बात है, जो ये कहता है बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसका कोई काम नहीं है। दिल्ली 1999-2000 से फायदे में है। आपको मैं आरबीआई की अगर आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, दिल्ली ने हर साल कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000 करोड़ का फायदा किया है, चाहे शीला जी की सरकार थी, चाहे केजरीवाल की सरकार थी। और वो इसलिए, देखिए जी, पंजाब है या कोई और स्टेट है, आपका 10-15% बजट कृषि में जाता है, दिल्ली का जीरो। आप इरिगेशन में पैसा खर्च करते हो, हमारा जीरो। आप पुलिस में पैसा खर्च करते हो, हमारा जीरो। आप गरीबी इलाके में गरीब उन्मूलन के लिए करते हो, पॉवर्टी एलिविएशन करते हो, नरेगा करते हो, हमारा जीरो। तो हमारे तो खर्चे नहीं है ना मैम। तो दिल्ली में जो फ्रीबीज चलते हैं वहाँ फिर भी चल सकते हैं, ऑल्दो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। पंजाब में करेंगे तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और मैं एक फाइनल एग्जाम्पल देकर अपनी बात को प्रूव करूँगा। जब हमारी सरकार हारी थी तो हमारा करीबन 30,000 करोड़ का हम लोग ओ करते थे भारत सरकार को, और दिल्ली जल बोर्ड के करीबन 15,000 करोड़ के लॉसेस थे और डीटीसी के करीबन 4-5 हज़ार करोड़ के लॉसेस थे। कुल मिला के करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ के टोटल लॉस था उस समय दिल्ली सरकार का। आज वही तीनों लॉस मिलाओ तो हम 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच गए। हमारा सिर्फ जल बोर्ड जिसमें ये फ्री पानी बांटता है 60,000 करोड़ के लॉस में है मैडम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट जिससे पूरी दिल्ली चलती है, बिना कोई बस खरीदे, इसने एक बस नहीं खरीदी पिछले 7 साल में, आज 40,000 करोड़ के लॉस में।
और भारत सरकार को हम 40-42 हजार करोड़ वो करते। तो जिसने 7 साल में दिल्ली का घाटा 50-60 हजार करोड़ से बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ कर दिया और काम कुछ नहीं किया। आपके यहाँ तो 50 काम करने हैं, खेती में करना है, सिंचाई में करना है, तो आपका सुना है 3-4 लाख करोड़ का घाटा है, मुझे ठीक नहीं मालूम है। उसका क्या हाल होगा? अगर वो 3 गुना हो गया जैसे दिल्ली में हो गया है, तो 5 साल बाद आप 9 लाख करोड़ के घाटे पे बैठे होगे। फिर मुफ्त ले लेना, मुफ्ती ले पाओगे क्योंकि और कुछ नहीं मिलेगा। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਤੀ जी। ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ नहीं ਦੇ देखिए ਵਿੱਚ वो थोड़ी निराशा की बात है। उनको लगा कि शायद पार्टी में उनको उस तरीके से जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने देखा था कि जब से वो मनमोहन सिंह जी के अंदर मंत्री थे और उसके बाद वो पार्टी के किसी संगठन के पोस्ट पे राज्यसभा में किसी में नहीं रहे। तो हो सकता है वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनको लगा हो कि नहीं मैं पार्टी से बाहर रह के भी रहूँ काम करूँगा। लेकिन आप उसकी चिट्ठी पढ़िए, वो कहते हैं कि पार्टी की आइडियोलॉजी जो लिबरल डेमोक्रेसी की है उसको मैं बढ़ाता रहूँगा और मैं बाहर होके काम करता रहूँगा। तो मुझे निराशा है कि इतना ज्ञानी, इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अब डायरेक्ट मेंबर नहीं है कांग्रेस का। लेकिन मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि शायद पार्टी के बाहर रह के वो पार्टी के लिए काम ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं एक चीज़ बताऊँ, पार्टी की जिस चीज़ को मैं पार्टी की स्ट्रेंथ मानता हूँ ना, वो कभी-कभी लोग उसको वीकनेस मानते हैं। देखिए और किसी पार्टी में आप नेता को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ कर पाते हैं, कुछ भी कहिए। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैंने कई बार सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, सीनियर लीडरशिप के बारे में भी कभी-कभी उनकी लीडरशिप पे या काम पर सवाल किए हैं। सवाल पॉजिटिव रूप में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन किए हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, मैं कांग्रेस का एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में आता हूँ, मुझे यहाँ काम मिला है। किसी और पार्टी में ये नहीं हो पाएगा। आप अगर केजरीवाल को क्वेश्चन कर दो या नरेंद्र मोदी को कर दो, तो कांग्रेस में थोड़ी ये दिक्कत है कि हम अपने लोगों को सम्मान करते हैं और एक सीमा ना पार हो जाए तब तक अगर कोई बोलता है या अपना उद्गार कर देता है, तो कांग्रेस में हमेशा इसको टॉलरेट किया जाता है। इसलिए आप देखिएगा हमेशा कांग्रेस में सो कॉल्ड जिसको कहते हैं इन फाइटिंग ज़्यादा दिखती है, लेकिन उसका कभी हमारी सरकारों पे असर नहीं पड़ता। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ नहीं ਵੀ हो ਕਰਦਾ जाता है कभी कभी। क्या है कि क्योंकि खासकर आजकल मीडिया के ज़माने में, लेकिन मैं मीडिया से भी कहूँगा भाई ये तो कैरेक्टर है हमारी पार्टी का, आज से नहीं, कब से है भाई। जब 47 में सरकार बनी थी तो 48-49 में कम से कम 30-40 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे कि हम नेहरू जी बन गए, हमें एक ऑपरेशन अच्छी चाहिए। तो हमारी तो ट्रेडिशन 48 से है। हमारी एक पार्टी है जिसमें गांधी जी और सुभाष बाबू दो जनों में खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। और किसी पार्टी में लड़के दिखा दो ना। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस होते हैं और पार्टी में नहीं होते क्या? क्या बाकी सब कठपुतली है? लेकिन और पार्टियों में एक या दो नेताओं का टोटल डिक्टेटोरियल कंट्रोल होता है, वो अपने पार्टी के हिटलर हैं। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर इस तरीके की बात नहीं है। हम आस्था रखते हैं लीडर में, लेकिन लीडर को हम खुदा की तरह ट्रीट नहीं करते। ਅੱਛਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ तो वो तो पता चल जाएगा। पिछली बार भी इनका सर्वे था कि मैं पंजाब में सरकार बना रहा हूँ, फिर उन्होंने खुद अपने आप को ही सीएम डिक्लेयर कर दिया था। वो अभी भी है, अभी भी। अब मैं आपको बताता हूँ, खुदा ना करे इनकी सरकार बन गई तो 2-1 साल में ये खुद ही सीएम बन जाएंगे, लेकिन वो अलग बात है। देखिए वो इनका एक पुराना तरीका है। गोवा में भी अनाउंस कराए हैं, शायद पता नहीं 20 में से 20 जीत रहे हैं, कितनी जीत रहे हैं। और मुझे तो एक बार याद है कि एक स्टेट में ये गए थे कुछ अनाउंस करने के लिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, तो बगल वाले ने कहा कि सर इतने पे तो हम खड़े ही नहीं हुए हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि कभी मैं 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, इनको कोई फिगर पता नहीं रहता है। क्योंकि मैम इनकी क्या है, इनकी फितरत झूठ बोलने की है। अगर आप टाइम दे तो मैं एक छोटा इनको एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कई बार ये कहता है कि साहब मेरी एक सरकार है जिसने फ्लाईओवर्स में 150 करोड़ का पैसा बचाया, याद है, बार बार कहता है। उसका मैं आपको सच बता देता हूँ। उसमें याद है ये बात करता है वजीरपुर फ्लाईओवर की। वजीरपुर में 3 फ्लाईओवर बने थे, ठीक है मैम। इसका डीपीआर बना नवंबर 2012 में। तब कौन था सीएम? शीला जी सीएम थे। तो तीनों जो थे, एक 280 करोड़ का, एक 420 करोड़ का और एक 422 करोड़ का। आप चाहेंगी तो मैं आपको आरटीआई दे दूंगा जिससे हमने खबर निकाली। फिर दिल्ली सरकार को एक प्रपोजल आया पीडब्ल्यूडी का कि आप टेक्नोलॉजी चेंज करो, उससे पैसा बच जाएगा। तो जब टेंडरिंग हुई फरवरी और मार्च 2013 में, और तब शीला जी सीएम थी, तो
तो 280 करोड़ का फ्लाईओवर का टेंडर हुआ शायद 180 करोड़ में, 420 करोड़ का हुआ 280 करोड़ में, और 422 करोड़ का हुआ 284 करोड़ में। तो हर एक में 100 करोड़, एक में 140, एक में 140 करोड़, ये जो पैसा बचा, ये कांग्रेस के समय बचा। इन्होंने तो केवल उसके फीते काटे, क्योंकि नेचुरली हमारी सरकार हार गई 2013 के एंड में। फ्लाईओवर में तो 2-3 साल लगते हैं, तो जब बने 2015 में, 16 में, तो इसने फीते काटे। तो वो जो डीपीआर है, ये उससे कंपेयर करता है, ये नहीं समझता कि जो टेंडरिंग हुई थी, उसी में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बदल के पैसे सेव किए थे। तो जिसमें आपको शीला जी की तारीफ करनी चाहिए थी कि उनकी एक ईमानदार सरकार थी, झूठ बोलकर ईमानदारी का तमगा ये खुद पहनता। और ये मैं आपको इसलिए उदाहरण देना चाह रहा था मैडम, कि झूठ बोलकर अपनी वाहवाही करना एक इसकी आदत हो गई है। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਿ ਕੋਰਟ मैम ਵਿੱਚ नेक्स्ट स्टेप ਜਾਓਗੇ? क्या है, दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो भी है, उसके बाद लोकायुक्त भी है, लेकिन हमको मुझे लगता है कि जो शायद नेशनल लेवल पे लोकपाल बना है, क्योंकि यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शायद वहाँ जाना पड़ेगा। मैं अभी जाऊँगा भी, इसके बाद होम मिनिस्ट्री भी है, और होम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्ट्री भी होती है। तो मेरे पास तो पूरी कोशिश ये करूँगा। किसी ने मुझे ये भी बताया है कि शायद ये ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में भी हों, तो अभी तो मैं भाई 2-4 दिन यहाँ फँसा हूँ, और इसके बाद दिल्ली जाऊँगा, तब कोशिश करूँगा। मैंने अपने 1-2 दोस्त से कहा भी है दिल्ली में कि अगर आपको डेटा मिल सकता है, तो उसको निकालिए। अगर वो मिल जाता है, देखिए कम से कम इसके लिए तो हम आरटीआई डालेंगे। तो हमारे एक दोस्त है दिल्ली में, आरटीआई में अच्छा काम करते हैं, वो इसकी डिटेल निकाल रहे हैं। कह रहे हैं मैं कल या परसों में ही दिल्ली सरकार, भारत सरकार और यूएनडीपी तीनों में आरटीआई की रिपोर्ट डालूँगा। मिल जाए तो फिर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।